We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अच्छी खबर यह आई कि दोनों ही देश सीज फायर पर मान गए, यानी कि अब बॉर्डर्स पर शांति बहाली है। और खासतौर पर कल रात की और आज देर रात की पूरी बात करें सुबह की, तो शांति बनी रही। लेकिन हर किसी के जहन में कई सवाल हैं, उसी पर चर्चा आज होगी। मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे मोहित, हमारे साथ है, पंकज जी हमारे साथ है। और सबसे बड़ा सवाल तो पंकज जी यही है कि सीज फायर तो हो गया, लेकिन फिर भी क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? और साथ ही लोग ये भी समझना चाहते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ। 22 तारीख को इतना बड़ा अटैक हुआ, हमारे मासूम लोगों को मार दिया गया। फिर एक अग्रेशन हमने भारत की तरफ से भी देखा, एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। वहां से गोलीबारी हो रही थी, यहां से जवाबी कार्रवाई हो रही थी। अचानक से एकदम से सीज फायर हो गया। ये पूरा जो घटनाक्रम है, एक आम देशवासी को अगर समझना हो तो कैसे समझे? देखिए, सबसे पहले जो आपने पूछा, जो पाकिस्तान पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पाकिस्तान पे ना भारत कभी भरोसा किया है, ना ही दुनिया का कोई देश भरोसा करता है। पाकिस्तान का जो गठन हुआ या पाकिस्तान जो देश बना, वो झूठ के बुनियाद पे बना और कट्टरपंथ के आधार पे बना। और उसके बाद आप देखिए, जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद होता है तो उसके बाद वो कश्मीर में कैसे घुसपैठ करता है और फिर जाके वो बाद में कैसे स्वीकार करता है। पहले वो बताता था जो कबीलाई लोग हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, बाद में वो सिर्फ ये बोलता है जो नहीं, ये हमारे सेना थे। तो वहां से उसका शुरुआत होता है। और आप जब देखिए उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 65 का युद्ध हुआ, उसके बाद से 71 का युद्ध हुआ। तो 71 के युद्ध के बाद जब आपको देखिए शिमला समझौता हो, तो शिमला समझौता जो था, बेसिकली शिमला समझौता का मकसद यही था, जो पाकिस्तान का जो झूठ है उस पर कैसे लगाम कसा जाए। लेकिन पाकिस्तान जैसे ही शिमला से वहां के प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं और जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं, उसके बाद से फिर वो झूठ का सब कुछ होना शुरू हो जाता। उसके बाद आप देखिए जो अटल जी की जो सरकार बनी, तो फिर पाकिस्तान का कैसे आया, कैसे कारगिल हुआ, कैसे उसका झूठ का मतलब कैसे पर्दा हटा। तो ये लगातार भारत का जो डिप्लोमेसी है या दुनिया का जो डिप्लोमेसी है, भारत कभी भी पाकिस्तान पे भरोसा करके नहीं चलता, या दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा देखिए तो नहीं चलता है। रही बात जो पहलगाम हमले का, तो पहलगाम हमले का पाकिस्तान में का जो हमला था, जो पाकिस्तान के जो शासक है या जो प्रधानमंत्री है उनको नहीं पता था। ये मुनीर का जो आसिफ मुनीर वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं, उनका ये सोची समझी रणनीति थी। उनकी रणनीति ये थी जो वो किस तरह से भारत को डिस्टर्ब करके और वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कमजोर करके पाकिस्तान की सत्ता को काबिज करें, जिस तरह से परवेज मुशर्रफ ने किया था नवाज शरीफ के साथ। तो वो शहबाज शरीफ के साथ ये करना चाहते थे। उसके बाद से देखिए उसका जो ये असीम मुनीर का जो प्लान था, वो प्लान ये था जो भारत में जो धर्म के आधार पे एक तरह से उन्माद को पैदा करना था। तो आप ये देखिए, वहां जो हिंदुओं से पूछ के मारा गया, जो तुम हिंदू हो, ये हो। उसके बाद असीम मुनीर को ये पता था जो अगर हम इस तरह की घटना को अंजाम वहां देते तो भारत रिएक्ट करेगा और भारत बहुत कठोर तरीके से मतलब एग्रेशन भारत के होगा, और उस एग्रेशन के आड़ में वो पाकिस्तान में तख्ता पलट वो कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो तख्ता पलट करने में नाकाम रहा। देखिए 22 तारीख को जैसे ही ये घटना होता है, उसके बाद 7 तारीख को भारत ने उस पर अटैक करता है। पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे, 9 ठिकाने को नस्ते नाबूद कर देता है। उसके बाद से वहाँ जो मुल्ला मुनीर उसके बाद से एग्रेसिव होते हैं। वो इसलिए एग्रेसिव होते हैं जो उनको कट्टरपंथियों का जो वहाँ का है उनको समर्थन लेना था और जिहादियों का वहाँ समर्थन लेना था। जो एक वहाँ का जो वर्ग है मौलानाओं का, जो उस पर एक खास मतलब आर्मी में और जो वहाँ का जो सोसाइटी है उसमें उनका एक रुतबा है, तो उनको अपने की इसमें लगता है। लेकिन उसके बाद से जो घटनाक्रम है लगातार, जो आप उसके बाद देखिए 8 तारीख के बाद घटनाक्रम, 7 तारीख की आधी रात के और 8 के आधी रात के बाद घटनाक्रम बदलता है। भारत ने उस पर अटैक किया। भारत ने उसके जो जितने भी 9 थे मुख्य जो थे जैश समेत आतंकी ठिकाने, उसको भारत निस्तेनाबूद करता है। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो एक झड़प की खबरें आती है। पाकिस्तान अपने कई मिसाइल और कई ड्रोन, तो पहले जो 8 तारीख की रात में जो हम देखते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का अटैक होता है जो टर्की का दिया हुआ होता है, और भारत उसको फुलझड़ी के समान जो भारत की रक्षा प्रणाली है उसको ध्वस्त करता है। उसके बाद आप देखिए 8 के बाद 9 तारीख की बात होती है। 9 तारीख को भारत जो है सो उसके रडार सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है और रडार को काफी नुकसान होता है। उसके बाद पाकिस्तान जो है सो 9 तारीख को रात में जो उसका जो मिसाइल है शाहीन और ये सब जो मिसाइल है उससे भारत पे अटैक करता है और मेजर अटैक वो करता है। लेकिन भारत जो है उसके जो भी मिसाइल था उसको
नस्ते रात भर नाबूद बॉर्डर एरियाज पर वो बॉर्डर अटैक एरिया में, करता रहा। वो इनफैक्ट वो उसका दावा ये है जो हमने जो है सो दिल्ली तक को उसने अटैक किया था, जिसको कि सिरसा में मार गिराया गया। उसके बाद से भारत, इस बीच जो आप देखते हैं, जो इंटरनेशनल समुदाय में देखें तो जो अमेरिका है, अमेरिका डिनाई कर रहा था जो हम जो है सो इसमें नहीं पड़ेंगे और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान ने यहाँ पे मिसाइल का अटैक किया और उसका मिसाइल जो यहाँ नस्ते नाबूद हुआ, उसके बाद भारत काफी एग्रेसिव हुआ। और भारत जब उसके बाद उस देखिए जो 10 तारीख की सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, जो 10 तारीख की सुबह में जो वहाँ के जो विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो 9 बजे के करीब या देर रात ही वो लगातार मार्क रूबियो जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं और एनएसए भी हैं, उनको लगातार वो फोन करते हैं, जो देखिए भारत इस तरह से कर रहा है। तो भारत के बाद रूबियो का जो है, तो भारत को फोन आता है, भारत के विदेश मंत्री से बात होती है, भारत के विदेश मंत्री से उनकी बात होने के बाद फिर ये कहा जाता है, जो उनकी प्रधानमंत्री जेडी वेंस से उनकी बात होती है, प्रधानमंत्री की बात होती है, मार्क रूबियो की बात होती है। तो उस दौरान जो चर्चाएं, जो खबरें आ रही है, उसमें यह कहा जाता है जो अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर हमले का धमकी दिया गया, जो पाकिस्तान जो है सो न्यूक्लियर अपना एक्टिवेट कर रहा है और आपके ऊपर वो अटैक करेगा। तो जब इसमें दोनों नेताओं की, प्रधानमंत्री के तल्ख अंदाज देखने को मिला, जिस तरह की खबरें आ रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री ने बोला ठीक है, अगर वो न्यूक्लियर अटैक हम पे अगर करता है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा जो हमें ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। उसके बाद आप देखिए जो भारत में 10 तारीख के सुबह में भारत एक मेजर अटैक करता है, भारत की तरफ से मिसाइल ब्रह्मोस का भी किया जाता है, और हम उसका जो परमाणु, इंडिया अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट पे अटैक करता है। और उसको, उसमें आप जो खबरों को उस दिन हमने जो देखा, जो पाकिस्तान में जब हम न्यूक्लियर साइट पे कभी अटैक होता है, इस तरह का होता है, तो वहाँ 4 रिक्टर स्केल पर 4 के आसपास का भूकंप का तीव्रता देखा जाता है, तो वहाँ देखा गया। इसके बाद पाकिस्तान घबरा गया, अब बहुत ही घबरा गया। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट रूबियो बात करते हैं पहले, और ये उसका जो डीजीएमओ लेवल से होता है, नवाज शरीफ से उसकी शहबाज शरीफ से बात होती है, शहबाज शरीफ के बाद मुल्ला मुनीर से बात होती है, और जो मार्क रूबियो एक्टिव होते हैं, जेडी वेंस एक्टिव होते हैं। उसके कहने, जेडी वेंस और उसके कहने पे, और जेडी वेंस इनको बात करते हैं हमारा जो विदेश मंत्री से, तो बोलते हैं ठीक है, हमें सीज फायर के लिए हमें, चूंकि अगर टीट फॉर टैट का भारत का नीति है, अगर वो जिस तरह से करेंगे हम उस तरह से जवाब देंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, आगे से कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद से डीजीएमओ का, जो पाकिस्तान के डीजीएमओ को, भारत के डीजीएमओ को सुबह 10 बजे सुबह 9 बजे फोन आता है, तो हमारे डीजीएमओ बोलते हैं ठीक है, हम बात करते हैं, लेकिन हम दोपहर बाद बात करते हैं। तो उसके बाद डीजीएमओ और जो हमारा शीर्ष लेवल की मीटिंग होती है, मीटिंग में होता है, उसके बाद 12 बजे उनका फोन आता है, तो 12 बजे फिर हमारे डीजीएमओ जो है सो बात करने से बोलते हैं हम थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद से 2 और ये 12 बजे जो होता है, 12 बजे हमारे डीजीएमओ के पास फोन आता है, हमारे डीजीएमओ मीटिंग में होते हैं। 2 बजे के बाद जो है, 2 बजे इन लोगों की बात होती है, डीजीएमओ की, हमारे डीजीएमओ, और दोनों पक्ष जो होता है सो शांति के लिए एक तरह से एग्री होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही 3 बजे के आसपास होता है, ये बातें जो भारतीय और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात हुई है, ये दोनों बात किसी तरह से जो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक जाता है, अमेरिका के बाद वो चला जाता है इनके पास, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद पंकज जी सीज फायर तक बात पहुंचती मोहित, लेकिन सबसे पहले हमने उनके, बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि हमने उनके एयरबेस तबाह कर दिए, और पाकिस्तान को तब ये समझ में आ चुका था कि अब ये जो नुकसान यहाँ से होने वाला है, उसकी भरपाई 7 पुश्ते भी शायद नहीं कर पाएंगी, और आसिम मुनीर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ ये जानते हैं कि यहाँ से भारत तो ध्वस्त कर ही देगा, जो बचा कुचा होगा आसिम मुनीर आके तख्ता पलट करेगा। लेकिन सिर्फ 1-2 कारण नहीं रहे हैं, कई कारण रहे हैं जिसने भारत को एक अपर हैंड दिया है, और गार्ड्स डाउन के पाकिस्तान में, जिसमें हमारी मिसाइलें हैं, हमारे हथियार हैं, हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, और साथ ही इसरो के जरिए से भी जो मदद की गई है, जो सैटेलाइट तस्वीरें लगातार जारी की गई, जिनसे मदद मिलती रहेगी प्लानिंग को लेकर, उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल, सबसे बड़ा योगदान आप इसमें देखेंगे कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके पास डेटा क्या है, आपके पास इंटेलिजेंस क्या है, सबसे बड़ी ताकत एक युद्ध में वो होती है। हमने देखा है कि सेना की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये तक उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि जहां पर जिन 9 ठिकानों पर सेना मिसाइल के जरिए अटैक करेगी, जिनको नाबूद करेगी, वो इमारतें बनी किस मटेरियल की हैं, सिर्फ लोकेशन और जगह और वहां पर कौन रह रहा है ये डाटा तो था ही, लेकिन आखिर वो चीजें बनी किस मटेरियल से, ये तक का डेटा था। तो एक तरफ तो जहां रॉ का इसमें
बहुत बड़ा योगदान दिखता है कि रॉ ने पूरी अच्छे तरीके से वहां पर देखा कि वहां पर कौन रह रहा है और वहां पर कितने आतंकी हैं, एक बिल्डिंग में किस तरीके की आतंकी घटनाएं, क्योंकि भारत का स्टैंड साफ है। देखिए, हमने कोई भी सिविलियन या फिर जो सैन्य ठिकाने थे, शुरुआत में हमने किसी को निशाना नहीं बनाया। हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे और उन्हीं 9 जगहों पर अटैक किया गया। वैसे तो ये लिस्ट 21 जगहों की थी, जो कि कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ने बताया था, लेकिन सिर्फ 9 ठिकानों पर बिल्कुल टारगेटेड और सधे हुए हमले किए गए थे। अच्छा, इसमें दूसरी बड़ी बात ये भी थी कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना घटी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस सऊदी से भारत आते हैं और एनएसए के साथ मीटिंग करते हैं। उसी समय से इसरो का बहुत बड़ा योगदान था कि इसरो ने अपनी 10 सैटेलाइट जो हैं खास तौर पर पाकिस्तान पर फोकस कर दी, क्योंकि देखिए, भारत पाकिस्तान के साथ लगभग 2500 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है और 2500 किलोमीटर की सीमा को सुरक्षित करना और दुश्मन पर हर एक समय नजर रखना, वो सबसे अहम बात होती है। कि जो हमने तस्वीरें देखी कि भारतीय सेना ने उन तमाम झूठों को पर्दाफाश कर दिया पाकिस्तान के, कि जब वो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे कोई भी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब भारतीय सेना की रविवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो एक एक तस्वीर दिखाते हैं। ये वही तस्वीरें हैं, ये वही विजुअल हैं, ये तमाम वीडियो जो जारी किए जा रहे हैं, वो सब इसरो की देन है। इसरो ने जिस तरीके से इंटेलिजेंस के तौर पर उन तमाम सैटेलाइटों के जरिए एक एक फुटेज, एक एक वीडियो पूरा सेना को दिया, और भारतीय सेना का और भारत की ताकत का लोहा जहां पर इसरो ने मनवाया, तो वहीं रॉ ने भी अपना बहुत अहम काम किया। बिल्कुल मोहित, और यहाँ से पाकिस्तान को बिल्कुल निश्चिंत बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 आतंकी ठिकाने जिनको हमने ध्वस्त किया, उसके अलावा 21 जिनका आपने जिक्र किया, तो डोजियर में ये साफ है कि जो ठिकाने हैं वो हमारे निशाने पर हैं। और सीज फायर जरूर हो गया पंकज जी, लेकिन इस बात को, अपने स्टैंड को भारत ने क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी और ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगा। बहरहाल, जो तस्वीरों का भी आपने जिक्र किया मोहित, की जो तस्वीरें निकलकर सामने आए, और अभी आज सुबह की भी खबर है कि नेवी ने भी ये बयान दिया है हमारी कि हम पूरी तरीके से एक्शन मोड में अभी भी हैं। उन्होंने भी कई फुटेजेस और तस्वीरें शेयर की हैं जहां पर मूवमेंट लगातार पाकिस्तान का ट्रैक किया जा रहा है अलग अलग मोर्चों पर, और भारतीय नौसेना हर तरीके से समुद्र के अंदर से भी वार करने को लेकर तो तैयारी इतनी ज्यादा पुख्ता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने चंद दिनों में ही सरेंडर यहां पर कर दिया है। लेकिन पंकज जी, एक बहुत बड़ा सवाल, अहम सवाल ये भी है कि अब पाकिस्तान के अंदर खाने क्या होगा, क्योंकि पूरी प्लानिंग तो तख्ता पलट के लिए की गई थी। बहरहाल, सीजफायर के बाद अगली सेम रात 3 घंटे बाद ही गोलीबारी भी वहां पर की गई, यानी ये तो साफ पता ही था और अब उस पर मुहर लग गई है कि सेना जो है वहां पर सरकार की तो बिल्कुल सुनती नहीं है। अब शहबाज सरकार के लिए तो ये हो गया कि आगे कुआ पीछे खाई। निश्चित रूप से। तो इसका जो आपने जो इससे पहले अभी आपने बोला, जो पाकिस्तान के आर्मी का मूवमेंट है, देखिए, पाकिस्तान, ये जो युद्ध था, एक युद्ध बोलिए या फिर जो संघर्ष था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान हार गया है और पाकिस्तान घुटने पे आ गया। लेकिन मुल्ला मुनीर जो है, असीम मुनीर जो है, उनका मकसद नहीं पूरा हुआ है, और वो जो वहां बनना चाहते हैं, वो परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हैं। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को गद्दी से हटाना चाहते, तो वो उनका मकसद नहीं पूरा हुआ। और देखिए, शहबाज शरीफ का जो बैकफुट पे इतना जल्दी आना और बैकफुट पे लगातार उस चैनल को खोल देना और मुल्ला मुनीर पे इस तरह से प्रेशर डलवाना अमेरिका की तरफ से, मार्क रूबियो और जेडी वेंस की तरफ से, वो यही था जो एक दिन पहले 9 तारीख को हम देखते हैं, जो नवाज शरीफ लंदन से आते हैं और शहबाज शरीफ से मिलते हैं और शहबाज शरीफ को बोलते हैं, भैया तुम अपना जितना भी तुम्हारा बैक चैनल है सब खोल दो, नहीं तो तुम्हारे अभ्यास मेरे जैसा होने वाला है। तो ये हुआ, तो शहबाज शरीफ मानने वाले ने, ये क्या बोलते हैं, असीम मुनीर का मकसद पूरा नहीं हुआ। असीम मुनीर इस तरह की हरकतें करता रहेगा, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है जो थर्ड पार्टी मेडिएशन इसमें नहीं होगा, और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो उसको माना जाएगा युद्ध का, और भारत जबरदस्त एक्शन लेगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो मैं, जब संघर्ष विराम का घोषणा हो गया और रात में हम देखते हैं जो 8 बजे के बाद से फिर पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई होने लगी, तो 3-4 घंटे वो रात में 12-1 बजे तक जो चली थी, तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, और भारत ने इस तरह से जवाब दिया जो फिर पाकिस्तान पे घुटने पे आ गया। लेकिन पाकिस्तान में अस्थायी तो अभी बना रहेगा, वहां का जो संघर्ष है, भले ही वो लोग अभी जश्न के मूड में है और आज सेना उसका उस तरह से बखान कर रही है, लेकिन एक संघर्ष अलग ही पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। वो 2-2 कटोरे लेकर
उसके आवाम सरकार से भीख मांगती है, सरकार दूसरे देशों के पास पहुंचती है, आर्थिक मदद मांगती है, रणनीतिक मदद मांगती है, कूटनीतिक मदद मांगती है, तो संघर्ष तो वहां कभी खत्म नहीं होने वाला एक है। बात मैं और कहूंगा, जो इसमें जो है सो अमेरिका इसे क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा जो परेशान है, पाकिस्तान से ज्यादा परेशान चीन है, क्योंकि चीन के जो खिलौने साबित हुए, उसने अब पाकिस्तान से को जो बेचा था, जितने सामान आर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन, या जिस तरह से टर्की अपने आप को बोलता था जो हम जो है सो ड्रोन के का सुपर पावर हम हैं, तो दोनों का वो फुलझड़ी जिस तरह से साबित हुआ, तो ये दोनों देश ज्यादा टेंशन में, क्योंकि इनका जो बिल्कुल, कमाई का जरिया वो क्लियर हो बहुत गया है बहुत कि बड़ा है। भारत के सामने वो कहाँ टिकते हैं, और हमारे देश के अंदर भी जो लगातार हथियारों को लेकर भी सवाल उठते थे, शायद सभी को जवाब मिल गया। पूरी दुनिया ने भारत के शौर्य को देखा, भारत की ताकत को देखा और भारत की एकाग्रता को देखा कि अगर बात भारत पर आएगी, हमारे देश पर आएगी, तो ना हम अमेरिका का इंटरफेरेंस सहेंगे और ना ही हम किसी भी देश का आतंकवाद झेलेंगे। हमारे देश के लोग हमारे अपने हैं और इस बात को क्लियर किया है हमारे देश ने कि हम मजहब देखकर काम नहीं करते। अगर आपने किसी मुस्लिम भाई को भी मारा होता, किसी सिख भाई को भी मारा होता, तो भी जवाब इसी भाषा में पाकिस्तान को मिलता। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।